अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सर उस्मान हेयर योर फिजिक्स टीचर। जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर के एमसीक्यूज। इसमें पहला एमसीक्यूज है आपकी बुक का, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज, कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होने वाला वर्क डन हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, जीरो होगा, या इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए, पहले तो थ्योरेटिकली आप इस बात को जान लें कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमेशा किया गया वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। इट्स मीन योर ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। अच्छा, अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर आप बात करते हैं ना सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहते हैं वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में रखने की काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर आपके पास एक बॉडी मौजूद है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि इस बॉडी को सेंटर की तरफ जो लेके जा रही है फोर्स, वो फोर्स क्या कहलाती है, एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यानी कि एक सर्कुलर पाथ है, सेंटर वाली डायरेक्शन में फोर्स कौन सी लेके जा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो बॉडी ऊपर से कहाँ जा रही है, नीचे। फॉर एग्जाम्पल, ये बॉडी यहाँ पर आ गई, इसका मतलब इसके जो डिस्टेंस की डायरेक्शन है वो कहाँ पर है, नीचे, जिसको आप एक्स से जाहिर करते हैं। तो अब अगर स्टूडेंट्स आप देखें तो ये जो फोर्स है और ये जो डिस्टेंस है, इसके दरमियान में अगर आप देखेंगे ना, हमेशा कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। क्योंकि फोर्स का कंपोनेंट और जो डिस्टेंस का कंपोनेंट है सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एफ और एक्स के बीच में आ रहा है 90 का एंगल। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि वर्क निकालें, तो वर्क क्या होता है, एफ एक्स, या आप डिटेल में जाते हैं, आप कहते हैं एफ एक्स कॉस थीटा। अब एंगल तो 90 है, तो कॉस 90 आपको पता है किसके बराबर होता है, जीरो के। जब कॉस 90 जीरो है तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली वर्क डन भी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। यस स्टूडेंट्स, अब हम जाते हैं सेकंड एमसीक्यूज की तरफ। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद द मोमेंटम ऑफ 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion of body for 10 seconds. The increase in kinetic energy will be। इसमें स्टूडेंट्स आप देखें तो पहले आपने इसका डेटा बनाना है। वो कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास m है, कितना, 5 kg। सेकंड आपसे कह रहे हैं मोमेंटम p, वो आपने ले लिया कितना, 10 न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एक ही बात है। फिर वो कह रहा है फोर्स ऑफ 0.2 न्यूटन, यानी कि f की वैल्यू आपने ले ली 0.2 न्यूटन। आगे वो कह रहा है कि टाइम आपके पास है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। आप ये बताएं कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डेल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए स्टूडेंट याद रखिएगा आप हमेशा के डेल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये होता है चेंज, जिसको आप कहते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी है। तो हम इसे स्टूडेंट्स करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि पहले तो मैं निकालूंगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आपको स्टूडेंट्स फार्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब शुरू में निकालूंगा तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब आपको मास तो गिवन है 5, लेकिन वेलोसिटी आपको नहीं मालूम। तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डेटा पर जाएं। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर मोमेंटम और m का जिक्र हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे v निकालना है तो मैं कहता हूँ p किसके बराबर होता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम कितना आपके पास 10, मास की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई बाय v। अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो वेलोसिटी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। अब अगर आप देखें तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी वाले फार्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, आपको पता है स्टूडेंट्स कितना था 5, और वेलोसिटी मैंने कितनी निकाली है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर मैं स्टूडेंट्स फाइंड आउट करूं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 मल्टीप्लाई 5 20, 20 डिवाइडेड बाय 2। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगी 10 जूल। ये तो मैंने निकाली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसी तरीके से मैं निकालूंगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब स्टूडेंट्स आप निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। तो फाइनल के लिए सिमिलरली फार्मूला तो वही हो जाएगा स्टूडेंट कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी आपने निकालनी है फाइनल। इसमें भी वही इशू है कि आपने निकालनी है वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल के लिए वेलोसिटी भी आपकी कौन सी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी के लिए आपने थोड़ा सा वर्क करना होगा। क्यों, देखिए, अगर मैं फार्मूला लिखूं तो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है,
वी आई प्लस ए टी। अगर फाइनल वेलोसिटी निकालनी तो आपको क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा, अब आप देखें डेटा में आपको फोर्स और मास दिया हुआ है। जब फोर्स और मास होता है जैसे F इज इक्वल टू एम ए, अगर मैं यहाँ पर देखूं मुझे ए की वैल्यू निकालनी हो तो F डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, m। तो इसमें आप देखें A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू कितनी, 0.2, तो आपने F की जगह रखा 0.2, m की वैल्यू गिवन स्टूडेंट आपके पास 5। तो जब आप 0.2 को डिवाइड करेंगे 5 से तो A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.04 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप देखिए स्टूडेंट ये तो आपके पास आ गया A, आपने फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी। अब मैं देखिए इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूं तो वी एफ इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी मालूम थी, 2, तो जहां पर इनिशियल वेलोसिटी वहां पर आ गया 2 प्लस ए की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट 0.04 मल्टीप्लाई टाइम आपको डेटा में गिवन है 10। तो अब अगर आप देखें फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 प्लस, जब आप 0.04 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 0.4। तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ गई 2.4 मीटर पर। देखिए आपने निकाल ली फाइनल वेलोसिटी, तो अब ये जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ऊपर मौजूद था तो इस फार्मूले को अगर मैं दोबारा आपके आसानी के लिए यहाँ पे लिखूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ, एम की वैल्यू कितनी थी स्टूडेंट्स आपके पास 5 और वेलोसिटी फाइनल मैंने अभी कितनी फाइंड आउट की 2.4, तो ये इसी तरह हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर। तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपके पास क्या, हाफ इंटू 5 इंटू 2.4 का स्क्वायर। जब आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपके पास स्टूडेंट आ जाएगी 14.4 जूल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, बेसिकली क्या है, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास 14.4 और इनिशियल मैंने कितनी फाइंड आउट की 10, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट आपके पास आ गया 4.4 जूल। तो आई नो कि थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप देखें मेथड इसका बहुत इजी है। तो इस तरीके से आप देखें तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। जी स्टूडेंट नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपका, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी इज सेम, विच ऑब्जेक्ट हैज मैक्सिमम मोमेंटम। वो कह रहा है कि अगर लाइट और हैवी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए तो आप बताएं कि मोमेंटम किसका ज्यादा होगा। तो ये बहुत आसान सा तरीका है, इसके लिए ना आप बेटा हमेशा एक बात याद रखें, आप काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का ना रिलेशन बना लें। किस तरह देखें, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि आप अपनी मर्जी से मास से मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं और डिवाइड भी करवा सकते हैं, क्योंकि इससे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप देखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ की जगह आपने लिखा हाफ, एम को जब मैं एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा एम स्क्वायर और ये क्या आ गया वी स्क्वायर, डिवाइड में क्या बन गया स्टूडेंट्स आपके पास एम आ गया। अब आपको पता है ये बात मैं आगे मेंशन कर देता हूँ कि मोमेंटम पी किसके बराबर होता है, एम वी के। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ की जगह तो हाफ आ गया, एम वी क्या होता है मोमेंटम, जिसको आपने क्या नाम दे दिया मल्टीप्लाई इनटू पी, स्क्वायर की जगह स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ गया आपके पास एम आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो अब अगर आप देखें तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में आपका रिलेशन क्या आ गया कि अगर मोमेंटम ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। क्योंकि अगर एक ही साथ लिखा हुआ है तो दोनों डायरेक्टली और ये दोनों इनवर्सली हो गए कि अगर मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मैंने काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन बना दिया, ये आपको आने वाले एमसीक्यूज में भी हेल्प आउट करेगा। लेकिन अगर आप यहाँ के लिए देखें तो देखें काइनेटिक एनर्जी तो सेम है, अब ये जो मास इधर डिवाइड है वो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मास का और मोमेंटम का रिलेशन डायरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास ज्यादा है तो मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर आप यहाँ देखें तो वो पूछ रहे हैं कि किस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा है, तो हमने जब यहाँ देखा कि मास ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा, तो इसका मतलब जो हैवी ऑब्जेक्ट होंगे उनका मास ज्यादा होगा तो उनका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। MCQs for student. Two bodies of mass 1 kg and 2 kg have equal momentum. अगर दो बॉडीज हैं, एक का वजन है 1 किलोग्राम, दूसरे का वजन है 2 kg, वो कह रहा है अगर इनका मोमेंटम सेम है, अब आप बताएं इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। इसलिए स्टूडेंट मैं आपसे कह रहा था कि ये जो आपने देखा डेरिवेशन आप इसको इसलिए मैंने करवाई थी, नेक्स्ट में आपकी हेल्प करेगा। अब देखें किस तरह, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है आपसे कि मोमेंटम क्या सेम है दोनों बॉडीज का। अब पहली वाली बॉडी का मास कितना है 1, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालता हूँ 1, इसका मतलब पहली बॉडी, तो मोमेंटम तो सेम है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मास कितना हो जाएगा 1, तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप पहली वाली बॉडी की निकालेंगे तो वो कितनी आ रही है पी स्क्वायर अपॉन 2।
इसी तरह अगर मैं कहता हूँ काइनेटिक एनर्जी 2 निकाल लें, तो वो फार्मूला क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो वो 2O2 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन 4। अब वो कह रहे हैं इनका आप रेशियो निकालें काइनेटिक एनर्जी का। रेशियो का मतलब क्या होता है कि ये दोनों आपस में डिवाइड कर दें। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास कि काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, इनका रेशियो निकाल रहा हूँ। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर अपॉन 4। आपको ये बात पता है, जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो ऊपर वाला नंबर नीचे, नीचे वाला ऊपर। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, ये आपके पास पी स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन पी स्क्वायर। पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल, 2 1 2 2 2 टाइम्स 2, तो 2 अपॉन 1 आ गया। तो रेशियो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का क्या बन गया, 2:1। अब इसमें से देखने के ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन in MCQs for option A will be your right answer. MCQs 5. A body fallen from height h, after it has fallen a height h upon 2, it will possess potential energy, kinetic energy, both, more kinetic and less potential. इसमें स्टूडेंट को कह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी किसी हाइट से आप फेंकें तो अगर वो आधी हाइट पर यानी कि h/2 पर पहुंचे, अब बताएं उसके पास क्या कंडीशन है इसमें से। तो देखिए इसके लिए ना आप एक फिगर सिंपल से बना लें। मैं कहता हूं कि ये टोटल आपकी हाइट है, इसको मैंने किससे जाहिर किया हुआ है, h से। वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी को यहां से इस तरह फेंकते हैं कि वो उसके हाफ चली जाती है, हाफ। हाफ का मतलब क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक ये जो है आपका, ये क्या हो गया, h/2। तो हमें ये बात पता है कि अगर कोई भी बॉडी नीचे है सरफेस ऑफ अर्थ में, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ है। लेकिन जब हम हाइट पर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, लेकिन यहाँ पर आके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, मैक्सिमम होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि बॉडी यहाँ पर आके रुक जाती है। लेकिन यहाँ उसने ऐसी बात नहीं की कि सरफेस ऑफ अर्थ पे बताएं या हाइट पर बताएं। यहाँ वो कह रहे हैं कि जब वो बीच में आ रहा है, यानी कि अपने हाफ फासला उसने कवर कर लिया डिस्टेंस, तो हाफ में हाइट कितनी हो रही है, h/2। जब हाइट h/2 हो रही है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी हाफ होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम ऊपर जाकर कम हो रही है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, हाफ काइनेटिक एनर्जी होगी और हाफ पोटेंशियल एनर्जी। अब आप देखें आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर आप फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमें स्टूडेंट पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ पावर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। एक और भी आप फार्मूला पढ़ते हैं, W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो दोनों पावर के। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें, सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर विच इज पावर। एमसीक्यूज नंबर 7, the minimum velocity given to an object so that it emerges out from gravitational field of earth is about। इसमें स्टूडेंट वो कह रहा है वो कम से कम क्या वेलोसिटी होगी अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को उससे थ्रो करें इस तरीके से कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो कि आपको याद करनी होती है, विच इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी भी बॉडी को एक सेकंड के अंदर इस तरह थ्रो करूं, इस स्पीड से थ्रो करूं कि वो एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे, तो इस वेलोसिटी से फेंके जाने वाले ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। MCQs 8 students. When 1 joule of work is done on a body in 1 second, then power of a body is said to be। देखिए मैंने आपको भी बताया था कि पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। इसमें कह रहा है कि अगर 1 जूल का वर्क हो यानी कि 1 जूल हो और डिवाइड में कह रहा है 1 सेकंड, टाइम भी 1 सेकंड का हो, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 स्टूडेंट डेफिनेटली ये अगेन क्या हो जाएगा 1, और जूल पर सेकंड क्या होता है आपके पास, वॉट होता है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए इज 1 वॉट। तो 1 वॉट इज योर राइट आंसर। Yes, student. MCQ number 9. The absolute potential energy of an object depends on। ये बताएं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट के मास और हाइट पर, मास और स्पीड पर, शेप और साइज पर, या कलर और टेम्परेचर पर। देखिए स्टूडेंट इससे पहले ना आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो याद रखिएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वो वर्क डन जो कि किसी भी बॉडी पर आप करें इस तरह से कि वो अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर आ जाए, यानी कि जहां पे जीरो ग्रेविटी हो, उस एनर्जी को कहा जाता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं आपको अगर बना के दिखा दूं,
मैं कहता हूँ ये अर्थ है, ठीक है। और आप क्या करते हैं कि सपोज करें कि आप उस बॉडी को जो है ना, मैं कहता हूँ ये पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 और ये आखिरी पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया एन का। एन का जैसे नीचे मैंने लिखा है 1 देन 2 3 4। एन का मतलब वो पॉइंट जहां पे ग्रेविटी ना हो, नो ग्रेविटी, ठीक है। अब ये मैंने आपको कहा है कि ये आपने कंसीडर किया है क्या है, अर्थ है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद था, आपने क्या किया उसके ऊपर वर्क डन किया, पहले वो पॉइंट ए पर आया, फिर पॉइंट 2 पर गया, पॉइंट 3 पर, पॉइंट 4, एट द एंड ना वो यहाँ पर आकर चले गया। तो किसी भी बॉडी को जो आपने जमीन के सरफेस से यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने के लिए जो आपने वर्क किया है, वो वर्क क्या कहलाता है आपके पास, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसका बेसिकली फार्मूला क्या होता है आपके पास, इस एनर्जी को हम जाहिर करते हैं यू से, और इसका फार्मूला होता है आपके पास कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। आर एक्चुअली क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जैसे अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो ये पहला डिस्टेंस हो जाएगा R1, दूसरा निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा R2 होगा। तो अब अगर आप देखें एम का मतलब वो जो ऑब्जेक्ट जमीन की सरफेस के ऊपर मौजूद है, कैपिटल एम क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, ये आर जिस डिस्टेंस पे हम उसको लेके जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस चीज पे डिपेंड कर रही है, मास पे भी डिपेंड कर रही है, और ये जो हाइट वाला फासला जिसको आप आर से कह रहे हैं इस पे भी डिपेंड कर रही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट मास एंड हाइट, क्योंकि स्पीड का जिक्र नहीं है, साइज का जिक्र नहीं है, कलर का जिक्र नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। लास्ट एमसीक्यू जो स्टूडेंट्स, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, कि एस्केप वेलोसिटी किन चीजों पे डिपेंड करती है किसी भी प्लैनेट की, द मास ऑफ द प्लैनेट, द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, बोथ द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, या डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। आपको पता है स्टूडेंट एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है ऐसी वेलोसिटी जिसको अटेन करने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट उस सैटेलाइट को छोड़ दे। जैसे अगर अर्थ पर मौजूद है तो अर्थ से चले जाए, अगर मून पर मौजूद है मून से निकल जाए, ये कहलाती है एस्केप वेलोसिटी, यानी कि फरार होने वाली वेलोसिटी उस सैटेलाइट या उस प्लैनेट से। तो इसके लिए आपको एस्केप वेलोसिटी का सिंपल आपको फार्मूला पता हो कि एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 2gm/r। अब अगर आप देखें, क्योंकि जब भी वो कहता है फैक्टर्स तो आप फार्मूला यूज करते हैं, तो इसमें अगर आप देखें जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम यहाँ पर आ गया मास, और आर आ गया उसका रेडियस प्लैनेट का। तो आप देखें मास और रेडियस दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें इसमें खाली मास है, सेकंड में रेडियस है, थर्ड में अगर आप देखें तो वो कह रहा है मास और रेडियस, तो इसमें ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हम टिक कर देंगे। तो यहाँ ये आपके तमाम एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। वो तमाम स्टूडेंट जिनको स्टिल कोई क्यूरी या प्रॉब्लम है प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं उन्हें वहाँ जवाब दे दूंगा। और वो तमाम स्टूडेंट जो कि इस चैनल पर नए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तमाम सोशल सर्कल में से स्प्रेड करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मजीद नए चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।